बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर ज़हूर इनोविस्टा के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लर्न करने जा रहे हैं जो इस वक्त दुनिया को डोमिनेट कर रही है, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्यूबरनेटीज़। क्यूबरनेटीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप बात करें गूगल की, अगर आप बात करें अमेज़ॉन की, अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की, अगर आप बात करें बड़े बड़े दुनिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस्ड इन्वायरमेंट के तौर पे मैनेज कर रहे हैं। और वही टेक्नोलॉजी आज हम सीखने जा रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में हम इंशाल्लाह तफसील से सीखेंगे कि क्यूबरनेटीज़ क्या है, क्यूबरनेटीज़ को हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट पे सेटअप कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर एप्लीकेशंस को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में चलते हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। ये एक ऐसा इंशाल्लाह लर्निंग आपके लिए लेके आया हूँ जिसकी बेस पे आप इंटरनेशनल जॉब मार्केट के अंदर अपना लोहा मनवा सकते हैं। क्यूबरनेटीज़ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आपका रेड हैट ओपन शिफ्ट है, जिसमें आपका चार्म्ड कुबरनेटीज़ है, जिसमें आपके और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, और मार्केट में उनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। तो चलते हैं इसकी तरफ, इसको सीखें मेरे साथ, तफसील से सीखें, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी जॉब के अंदर, जहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करें। तो चलते हैं क्यूबरनेटीज़ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम बाबर ज़हूर है, और मैं बेसिकली ओपन सोर्स फाउंडेशन, क्लाउड डेव टेक्नोलॉजीज़, इन दोनों इदारों से मुंसलिक हूँ, और ऑब्वियसली इनोविस्टा के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। अगर हम बात करें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पुराना आर्किटेक्चर, जिसको हम ओल्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, वो क्या चीज़ है। तो अगर आप गौर करें, लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा इमेज है। इस इमेज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये आपका एक डेटाबेस, आपके पास इन्वायरमेंट है, और आपकी ये मल्टी टियर एप्लीकेशन, इसको मल्टी टियर एप्लीकेशन कहते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट पे आपने डिप्लॉय की हुई है। लेकिन ये माइक्रो सर्विसेज नहीं है, बल्कि ये मोनोलिथिक इन्वायरमेंट में है। और इसकी अगर आप थोड़ा सा इसको डिमिस्टिफाई करें या इसकी डेप्थ में जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि एक डेटाबेस सर्वर है, जो हो सकता है इसी सर्वर के अंदर डेटाबेस का इंस्टेंस मौजूद हो। फिर आपके पास एक बिज़नेस लॉजिक है और एक डेटा एक्सेस लेयर है। इन दोनों के साथ आपका यूज़र इंटरफेस कनेक्टेड है, और यहाँ पे किसी जगह आपका यूज़र है जो यूज़र इंटरफेस के पास आता है, बिज़नेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर को एक्सेस करता है, और उसकी बेस पे आपका डेटाबेस से डेटा फैच या स्टोर किया जाता है। ये एक पुराना स्ट्रक्चर है। ये ट्रेडिशनल यूनिफाइड मॉडल है जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता था, और अभी भी बहुत सी जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये बेसिकली ये टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स सेम प्रोग्राम के अंदर कंबाइन होते हैं, और आपकी एप्लीकेशन को एक सिंगल पैन के तौर पे शो करते हैं। इसके इश्यूज़ में से सबसे बड़ा जो इशू है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मुराद क्या है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इसी मॉडल पे एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, और वो एक सर्वर के ऊपर चल रहा है। तो अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर को प्लान किया कि मैं इसके ऊपर 1000 यूज़र्स को या 2000 यूज़र्स को मैनेज कर सकता हूँ, तो जब तक 2000 यूज़र रहेंगे आपका ये इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जो ही आपके यूज़र्स का नंबर बढ़ेगा, आपके कस्टमर्स का नंबर बढ़ेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आने वाले यूज़र्स जो बाइंग करने आ रहे हैं, उनका नंबर बढ़ेगा, तो आपका ये सिस्टम फेल होना शुरू हो जाएगा। और इसकी स्केलेबिलिटी के लिए आपको इसी तरह का एक इन्वायरमेंट, उसकी डेटा कंसिस्टेंसी, इसकी रेप्लिकेशन मॉडल बनाना पड़ेगा, जो इंतहाई ही मुश्किल काम था। अब जो हम बात कर रहे हैं क्यूबरनेटीज़ की, उसके अंदर ये आसान है। खैर, आगे चलते हैं। अब अगर आप बात करें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर आप ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ये सारा टाइटली कपल्ड था, और इस इन्वायरमेंट की अगर आप गौर करें तो अब आपके पास ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में है। ई कॉमर्स स्टोर की हमने एग्जांपल ली। फॉर एग्जांपल आपका कार्ट यहाँ पे चल रहा है, आपका जो प्रोडक्ट कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है, आपका
اس کے اندر آپ کا جو لاگ ان کا پیج ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے، یوزر انٹرفیس یہاں پہ ہے، اور پیچھے آپ کی ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز چل رہی ہیں. تو جب بھی اس انوائرمنٹ کے اوپر لوڈ آئے گا، جب بھی اس انوائرمنٹ کے اوپر تھوڑا سا بھی یوزرز کا نمبر بڑھے گا، تو آٹومیٹیکلی یہ مائکرو سروسز سکیلیبل ہو جائیں گی. کیسے سکیلیبل ہوں گی؟ یعنی اس ایک مائکرو سروس کا جو ایک انسٹنس ہے جو شاید 1000 یوزرز کو مینیج کر سکتا ہے، جو ہم نے تھیوری میں بات کی، جب اس کی 2 کاپیاں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی 2000 یوزر کو مینیج کرے گا. اور جب ہم چاہیں تو اس کی 10 کاپیاں ہو جائیں یا 20 کاپیاں ہو جائیں، تو اکارڈنگلی ہمارا جو نمبر آف یوزرز ہے اس کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی بھی اس انوائرمنٹ کی بڑھ جائے گی، اور اس پروسیس کو ہم اسکیلیبلٹی کہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ ویریئنٹ ہے سروسز اور اورینٹڈ آرکیٹیکچر کا، SOA. یہ اس سے پہلے چلتا تھا. یہ فائن گریننگ ہے اس کی فنکشنالٹی انٹو سروسز. اگر آپ غور کریں تو یہ سروسز کی بیس پہ اس کو فائن گرین کیا گیا ہے، اس کو بلڈ کیا گیا ہے. اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ ڈے ون سے اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ اس کی اسکیلیبلٹی مینیج کی جا سکے. آج کے دور میں جب آپ کا نمبر آف یوزرز ہزاروں سے نکل کے ملینز میں چلا گیا ہے، تو اس وقت یہ کافی امپورٹنٹ ہے. میں مثال دیتا ہوں ایک چھوٹے سے ایک انجن کی. یہ اکثر میں یوز کیس کے طور پہ یہ سٹوری لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ کا ای کامرس سٹور ہے، ایک فیمس ای کامرس سٹور ہے. انہوں نے ایک اپنا ایک ڈے منایا سنگلز ڈے کے نام سے، 11/11. اور میں نے اس کی سٹوری کو جب سٹڈی کیا، اس کی ٹیکنیکل انالیسس کیا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بلڈ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کیپیبلٹی رکھی کہ وہ ملینز آف یوزرز پر سیکنڈ مینیج کر سکے. اور انٹرسٹنگلی 2021 کے اندر سنگلز ڈے کے اندر 139 ارب، 1 ارب نہیں، 139 $139 بلین کی ایک دن میں سیل ہوئی، 24 گھنٹے میں سیل ہوئی. تو وہ کیسے پاسبل تھا؟ وہ صرف ایک ہی وجہ سے پاسبل تھا، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا اسکیلیبل آرکیٹیکچر. انفراسٹرکچر ایسا ہو، اسکیلیبل ہو، اپلیکیشن کو ایسے ڈپلوائے کیا جائے کہ وہ اسکیلیبلٹی کو آسانی سے اچیو کر سکے. تو آپ خود اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا. میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے 139 ارب ڈالر کی سیل کی ایک دن میں، یعنی 24 گھنٹے میں، تو انہوں نے ایک گھنٹے میں کتنی سیل کی ہوگی؟ تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 24 سے، پھر آپ اس کو پر منٹ پہ لے آئیں، پھر آپ کو اس کو پر سیکنڈ پہ لے آئیں، تو آپ کو یہ کلیئر نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کتنی سیلز کی. پھر اس کو آپ اگر صرف یہ ازمپشن لیں کہ آپ کی ایک سیل کا والیوم $100 تھا، تو آپ کے پاس نمبر آ جائے گا. خیر، بیک ٹو دا بیسکس، کہ یہ پاسبل تھا اس طرح کے انوائرمنٹ کے اوپر اتنی ہائی اینڈ اسکیلیبلٹی اچیو کرنا کلاؤڈ نیٹو ٹیکنالوجیز کی بیس پہ. اور یہ آپ کا جو آرکیٹیکچر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مائکرو سروسز آرکیٹیکچر، یہ بیسیکلی کلاؤڈ نیٹو آرکیٹیکچر ہے. اور یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ریسورسز کو ایز اے گروپ استعمال کرنے کے لیے. یہ جو آپ کی مائکرو سروسز ہیں، یہ ایک سرور کے بجائے 50 سرور، 5000 سرورز پہ پھیل سکتی ہیں. اور یہ آج کی سب سے بڑی پاورفل وے آف اسکیلیبلٹی ہے. اپلیکیشن کے اوپر ملینز اور ایون بلینز آف یوزرز کا لوڈ مینیج کرنے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. کیوبرنیٹیز کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے بات کی کہ کیوبرنیٹیز کے کیا فائدے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیوبرنیٹیز بیسیکلی ایک کنٹینر آرکسٹریشن اور کنٹینر کلسٹر مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے. واپس جاتے ہیں، کنٹینر کیا چیز ہے؟ کنٹینر انٹرسٹنگ سوال ہے. کنٹینر ہے آپ کا سب سے چھوٹا انسٹنس جس کو ہم پروسیس کے طور پہ اپنے انوائرمنٹ میں بلڈ کریں. مثال کے طور پہ مجھے ایک ویب سرور چاہیے. اس ویب سرور پہ میں نے اپنا ای کامرس سٹور چلانا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ مجھے آپ فزیکل سرور دیں یا ورچوئل سرور دیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ایک فزیکل سرور یا ورچوئل مشین بنانے کے لیے کم از کم 4 GB ریم چاہیے، کم از کم 4 CPU کور چاہیے، تو آپ کا جو منیمم ریکوائرڈ ریسورسز ہیں وہ 4 GB ریم ہے،
4 CPU कोर्स हैं, और तब जाके आप उसके ऊपर पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक सर्विस चला सकते हैं, जिस सर्विस को हम लैंप या लैम्प कह सकते हैं। लैंप का मतलब है लिनक्स, अपाची, माईएसक्यूएल, PHP, क्योंकि आपके ई-कॉमर्स स्टोर को वो चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि अब बजाय आप पूरी VM के अब एक छोटा सा एक कंटेनर बिल्ड करें, जिस कंटेनर के अंदर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकें और बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसकी बेस पे ये चले। और इंटरेस्टिंगली ये कंटेनर आपका सिर्फ 20 MB रैम के ऊपर चल सकता है और कोर के 10वें हिस्से पे चल सकता है। यानी अगर आपका एक कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, तो अगर आपको उसके 10वें या 20वें हिस्से पे भी चलाएंगे तो ये आपकी सर्विस चल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस को जब आप किसी कंटेनर के अंदर कंटेन कर दें और उस प्रोसेस को आप इस नीयत से बनाएं कि आप एक मशीन पे बनाएं और फिर उसका इमेज बिल्ड करें और फिर उसको आप ट्रांसपोर्ट करें और उस एनवायरनमेंट पे ले जाएं जो एक्चुअली जहाँ पे उसने रन करना है, और जो रन करें तो इसको इतना फास्ट स्केल करें कि उस एक कंटेनर के हज़ारों कंटेनर्स ऑटोमेटिकली बन जाएं और जब ज़रूरत ना हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाए। तो इसको हम कंटेनराइजेशन कहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका माइंडसेट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यूबरनेटीज़ 2015 में गूगल के अंदर, एक्चुअली 2014 में जब ये प्रोसेस चल रहा था कि आपके जो डॉकर और इस तरह के जो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म्स थे उनके अंदर जब प्रॉब्लम आई कि इसको हम स्केलेबिलिटी कैसे करें, इसकी सर्विस डिस्कवरी कैसे करें, इसके ऊपर हम लोड बैलेंसिंग, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग क्या करें, इसके ऊपर हम DNS की मैपिंग कैसे करें, तो गूगल ने ये कहा कि हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर ये सारा कुछ चला रहे हैं और उसका नाम है बोर्ग, BORG। गूगल ने जब ये बताया और पब्लिक को ये कहा, यानी कम्युनिटी को ये कहा कि अब आप ये जो इन्वायरमेंट है जो हमारे पास चल रहा है, हम उसको उसका वाइट पेपर आपको देते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस सारी देते हैं, आप उसी की लाइन के ऊपर अपना एक टूल बिल्ड करें, सोर्स कोड भी उसका लें। तो हुआ क्या कि 2015 में इसको गूगल और कम्युनिटी ने बिल्ड किया, मार्केट में लेके आए, और आज की डेट में क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन CNCF.io ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो इस तरह के हज़ारों प्रोजेक्ट्स को गवर्न कर रही है और आपके क्यूबरनेटिस के प्लेटफॉर्म को भी वही मेंटेन कर रही है। अच्छा जी, यूज टू मेंटेन एंड मैनेज डॉकर कंटेनर्स एज द डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। शुरू में इसको डॉकर कंटेनर्स के साथ इसको चलाया गया और आज की डेट में सैकड़ों तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन दर्जनों ऐसे कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म हैं जो इस क्यूबरनेटिस के ऑर्केस्ट्रेशन और क्लस्टर मैनेजमेंट के इंजन के बेस पे चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? यहाँ पे बात होती है आपकी शुरू कि भाई ये काम किस तरह करता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी बेस पे ये काम करता है। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट है मास्टर नोड। नोड से मुराद क्या है? आपका मशीन, आपका सर्वर, आपकी वर्चुअल मशीन। तो उसके ऊपर अगर वो सारे पैरामीटर्स रखे जाएं जो कि इस क्लस्टर को कंट्रोल करें तो हम उसको कहेंगे मास्टर नोड। और वर्कर नोड वो पैरामीटर्स, वो आपके एलिमेंट्स, वो सारी सर्विसेज जिनकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन चलनी है उसको हम वर्कर नोड कहेंगे। पॉड्स क्या हैं? पॉड्स इज़ अ इंटरेस्टिंग थॉट। सबसे छोटा एलिमेंट आपके क्यूबरनेटिस के अंदर जिसके अंदर आपकी सर्विस चलती है उसको हम पॉड कहते हैं, POD। इसकी मिसाल इस तरह है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले ने ये मिसाल दी थी, मुझे आज तक याद है, उनका नाम साइम है। मिसाल ये है कि मैं एज अ ह्यूमन जब ज़मीन से उठ के खला में जाऊंगा तो मैं इस हालत में नहीं जा सकता, तो मुझे ख़ास किस्म का लिबास पहनाया जाएगा जिसके अंदर सबसे पहली कैपेबिलिटी ये होगी कि वो मुझे ज़िंदा रख सके, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। नंबर 2, उसके अंदर कैपेबिलिटी ये होगी कि मैं उस लिबास को इस्तेमाल करते हुए, स्पेस का जो आपका आउटफिट है, जो लिबास है जो पूरा वो पहनते हैं स्पेस का, उसको पहन के मैं वहाँ से अपने बेस स्टेशन में और अपना जो सैटेलाइट स्टेशन है उन दोनों के अंदर कम्युनिकेट भी कर सकूँ। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड पॉड। पॉड के अंदर आपका कंटेनर होता है और कंटेनर आपकी सर्विसेज को एक्सपोज करके चल रहा होता है। उसके बाद उन सर्विसेज को एक्सपोज करना इस तरीके से
کہ आपकी सर्विस जो है मुख्तलिफ पॉड को, एक पॉड भी हो सकता है, वो 10 पॉड भी हो सकते हैं, वो 100 पॉड्स भी हो सकते हैं, उन सब के सामने एक सर्विस आए और वो आपकी स्केलेबिलिटी, स्केल आउट यानी ज़्यादा होना, स्केल इन कम होना, इन दोनों चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर ले। तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है सर्विस डिस्कवरी के लिए। हमें पहले चैलेंज था डॉकर, जब हमने पढ़ा तो डॉकर में आपने ये देखा कि जब हम एक कंटेनर स्टार्ट करते थे डॉकर का, तो वो एक कंटेनर तो पोर्ट 80 पे लिसनिंग शुरू कर देता, लेकिन जब ही हम दूसरा कंटेनर सेम मोड पे यूज़ करते तो पोर्ट 80 वो दिखाता कि इस मशीन की पोर्ट 80 इस वक्त ऑक्यूपाइड है। तो ये सर्विसेज का जो मैकेनिज़्म है, ये इतना इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है कि ये आपके पूरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर सर्विसेज आपकी ऑटो लोड बैलेंसिंग को भी मैनेज करता है, यानी आपकी पॉड्स के दरमियान जो लोड बैलेंसिंग है, अगर आपका एक पॉड है तो उस पर ट्रैफिक जाएगी, अगर आपके पास सेम नेचर के 100 पॉड्स हैं, जब आपकी एप्लीकेशन स्केल हार्ट हुई तो फिर इसको मैनेज करेगा। फिर डिप्लॉयमेंट है मेथोडोलॉजी, आप अपनी सर्विस को कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसकी बेस पे आप रोल आउट प्लान करते हैं, रोल बैक करते हैं, यानी आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की, किसी वजह से वो सही डिप्लॉय नहीं हुई तो रोल बैक कर लेंगे, या आपने नया वर्जन डिप्लॉय करना है रनिंग एप्लीकेशन का, तो इस तरीके से करें कि सर्विस डिस्ट्रप्शन ना आए, तो आप डिप्लॉयमेंट के मेथड से उसको रन करेंगे। इंग्रेस वो एंटिटी है जो कि बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि ये जो सर्विस है इसके ऊपर आपने बाहर से ट्रैफिक कैसे लानी है। फॉर एग्जांपल एक सर्विस है, वेब सर्वर है जिसका नाम है www.babarzahur.com, एक सर्विस है www.innovista.com, या फिर learneasy.pk, या फिर एक सर्विस है ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये 3 डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जो एक ही क्लस्टर पे अगर चल रही हैं, तो इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करना और ये पूरा प्रोसेस डिफ़ाइन करना कि कहाँ पे किस सर्विस को ट्रैफिक जाएगी और किस पॉड से ऊपर सर्व होगी, ये सारा काम इंग्रेस का है। फिर हम लेबल्स डिफ़ाइन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ये पॉड लेबल क्या है, इसका लेबल क्या है, फिर इसके अंदर कंटेनर्स हैं। फिर नोड की अगर आप बात करें तो नोड में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, एक है क्यूबलेट और एक है क्यूब प्रॉक्सी। हम आगे जाकर डिटेल में भी देखेंगे। अब क्यूबरनेटिस मास्टर नोड की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लेन। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंट्रोल प्लेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बेस पे हम क्लस्टर के अंदर चलने वाली सारी सर्विसेज को मैनेज करते हैं, यानी ये कंट्रोलर के तौर पे काम करेगा। अगर ये सर्विस ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपके सारे क्लस्टर के अंदर डिस्रप्शन फैल जाएगी और कोई काम नहीं करेगा। सो API सर्वर इज़ द फर्स्ट थिंग। बेसिकली API सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम आता है। कंट्रोलर मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है जो बेसिकली कंट्रोलर के तौर पे काम करता है उन सारी सर्विसेज के लिए जिनको कंट्रोलर चाहिए होता है, और वो कौन सी आगे हम देखेंगे। फिर हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस हमारी एक परसिस्टेंट स्टोर के नाम से डेटाबेस है जिसको हम ETCD कहते हैं। ये आपके सामने लिखा आ रहा है ETCD, ठीक है जी। HCD इसको भी लोग कहते हैं, कुछ ETCD कहते हैं, शॉर्ट में भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर डेटाबेस है जो कि बेसिकली इस्तेमाल होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड मैनेज करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे आपके इस क्लस्टर में कितने नोड्स हैं, आप इस क्लस्टर में कितनी सर्विसेज चला रहे हैं, आप इस क्लस्टर में कितने इंग्रेस हैं, कितने पॉड्स हैं, कितनी डिप्लॉयमेंट चल रही हैं, कितने रोल आउट्स हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी स्टोरेज अटैच्ड है, कौन सी स्टोरेज किसके साथ क्या कर रही है, कितने इंग्रेस हैं, कितने सीक्रेट्स, हर चीज़ इसके अंदर स्टोर होगी। इसी वजह से हम इसको की वैल्यू स्टोर कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी? कुबरनेटिस क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्कर मशीन्स कॉल्ड नोड्स दैट रन कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी कंटेनराइज्ड के तौर पे, एप्लीकेशन से मुराद यूज़र्स की एप्लीकेशन कंटेनराइज्ड के तौर पे चलती हैं, वो सारी आपकी वर्कर नोड्स के अंदर, ये वर्कर मशीन के अंदर पड़ी होती हैं। हर क्लस्टर के पास एटलीस्ट एक वर्कर नोड होता है। अच्छा जी, एक नोड द होस्ट नोड्स होस्ट पॉड्स दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन वर्कलोड। वही बात
کہ آپ کے جتنے پوڈز ہیں جو اپلیکیشن چلا رہے ہیں وہ سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ کنٹرول پلین جو ہے کنسسٹ کرتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ماسٹر نوڈز کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ 3 ماسٹر نوڈ رکھیں۔ آپ ایک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن پروڈکشن گریڈ میں آپ کو 3 ماسٹر نوڈ چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر ورکر نوڈز، اور پھر آپ کا ٹھیک ہے جی کلسٹر۔ ماسٹر بیسیکلی آپ کی کلسٹر کی اسٹیٹ کو مینٹین کرتا ہے، یہ آپ کی ETCD بیک اینڈ ڈیٹا بیس کے اندر ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ آپ کا پوائنٹ آف انٹری ہے، جتنی بھی آپ کی کلائنٹ کالز آ رہی ہیں جو کہ کنفیگر مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیوبرنیٹس کو، ٹھیک ہے جی، لائک نوڈز، پوڈز، ریپلیکیشن کنٹرولر، سروسز، واٹ ایور جو بھی آپ کر رہے ہیں کلسٹر کے اوپر جو مینیج کر رہے ہیں، اپلیکیشن ڈپلوائے کر رہے ہیں، ان سب کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے دیٹ از ماسٹر نوڈ۔ اب ماسٹر نوڈ کے یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ کوئی چیلنج نہیں ہے ابھی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی اب ریلیکس ہو کے اس کو دیکھیں، ضرور پڑھیے گا۔ API سرور ایک ایسا سرور جو کہ ساری API کالز کو، سارے آپ کے کمپوننٹس کو مینیج کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اسکیجولر کیا بلا ہے؟ اسکیجولر وہ ایلیمنٹ ہے جو بیسیکلی سارے ورکر نوڈز کے اوپر جا کے چیک کرتا ہے کہ کس ورکر نوڈ کے اوپر اس وقت کتنا کمپیوٹیشنل ریسورسز موجود ہیں، اور کیا میں ایز اے ماسٹر یعنی یہ جو اسکیجولر ہے میں کس نوڈ کے اوپر نئی سروس کو ڈپلوائے کروا سکتا ہوں۔ پھر جناب علی اس کے اندر رجسٹریز ہوتی ہیں۔ رجسٹریز کا ورڈ پتہ نا آپ کو؟ رجسٹری آپ کا سینٹرل ریپوزیٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی ہر چیز کی انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک رجسٹری ہے جس کا نام ہے مینین رجسٹری، دوسری ہے پوڈ رجسٹری، تیسری ہے سروس رجسٹری، بائنڈنگ رجسٹری، پھر اس کے بعد سٹوریج۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ماسٹر کے اندر آپ کا موجود ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ میڈ اپ آف دا فالوئنگ کمپوننٹس، ریسٹفل ڈاٹ کنٹینر فار ویب سروسز ایکسپوزڈ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ویب سروسز جو ایکسپوزڈ ہیں یہ ان کے لیے کنٹینر ہے۔ پھر اگر آپ سٹوریج آبجیکٹس کی بات کریں تو پوڈ سٹوریج ہے، آپ کے پاس نوڈ سٹوریج ہے، آپ کے پاس ریپلیکیشن کنٹرولر سٹوریج ہے، آپ کے پاس سروس سٹوریج ہے، آپ کے پاس پرسسٹنٹ والیوم سٹوریج ہے۔ تو یہ ساری سٹوریج آبجیکٹس آپ کے ماسٹر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس امیج میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کا بیسیکلی ماسٹر ہے، یہ اوپر، اور یہ 1 یا 3 ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ETCD ہے، API سرور ہے، اسکیجولر ہے، کنٹرولر مینیجر ہے۔ پھر یہ آپ کے ورکرز ہیں۔ ورکر میں اگر آپ غور کریں تو ماسٹر میں آپ کا ڈاکر کنٹینر یا کنٹینرائزیشن ان جس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آپ کا اپلیکیشن چلانے کے لیے کیوبرنیٹس نوڈ کے اوپر، نوڈ سے مراد ورکر نوڈس ہیں جہاں پہ ورک لوڈ چلتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ڈاکر اگر ہم چلا رہے ہیں تو ڈاکر کو چلانے کے لیے کیوبلیٹ اور کیو پراکسی بیسیکلی کمیونیکیشن کے لیے کام آتی ہے۔ یہاں پہ ساری کمیونیکیشن تھرو کیو پراکسی ہو رہی ہے، اور کیوبلیٹ کوئی بھی کنٹینرائزیشن انجن ہوگا، چاہے وہ آپ کا ڈاکر ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو مینیج کرنے کے کام آتی ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں آپ کے ورکر نوڈس ہیں، اور آبویسلی نیچے آپ کے لینکس سرورز ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیوبرنیٹس کام کس طرح کر رہا ہے۔ کیوبرنیٹس آرکیٹیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کا یوزر ہے، یوزر انٹرفیس کے ساتھ، اور یہ یوزر ہے CLI کے ساتھ۔ یہ بات کر رہا ہے آپ کے کنٹرولر کے اوپر، اور کنٹرولر جا کے آپ کا بات کرتا ہے ورکر نوڈس کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو کنٹینر 1 2 3 کنٹینر 1 2، اب یہ پوڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوڈ 1 2 3، پوڈ 1 2 3، اور اگر آپ غور کریں تو یہ پوڈ 1 2 3 کے اندر بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ ورکر 1 اور یہ ورکر 2، ان میں آپ کے پاس کتنے پوڈس چل رہے ہیں۔ ان کا نمبر ہر ورکر نوڈ کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ پوڈس آر دا ون اس کھیل میں ورکر نوڈس پہ جو ایکچولی آپ کی اپلیکیشن ہے، جو بیسیکلی یوزر نے آپ کے ڈپلوائے کی ہے۔ یوزر سے مراد پبلک یوزر نہیں ہے، پبلک یوزر کے بجائے یہ آپ ہیں، آپ کے اس کلسٹر کا یوزر ہے جو اس کے اوپر ایز اے ڈیولپر کام کر رہا ہے، جو اس کے اوپر اپلیکیشن ڈپلوائے کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے پوڈس ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ نیچے سروس ہے کیوبلیٹ، پھر کیو پراکسی، یہ دونوں امپاور کرتے ہیں آپ کے
कंटेनराइजेशन इंजन को, जिसको हम CRI कहते हैं, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, आगे हम पढ़ेंगे, और इसके ऊपर आपके पॉड्स चल रहे हैं, और ये आपका पूरा आर्किटेक्चर है। अब वर्कर नोड की अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना, हम ज़रा डिटेल में जाते हैं कि वर्कर नोड का आर्किटेक्चर क्या है। आप अगर गौर करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स प्रोवाइडेड फॉर प्रोविजनिंग पॉड्स। ये आपका नोड है, नोड के अंदर आपके नोड स्पेक्स होंगे, पॉड CIDR होगा, एक्सटर्नल ID होगा, प्रोवाइडर ID होगा, अनस्केजुलेबल होगा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है भी नोड का स्टेटस क्या है। सबसे पहले देखता है इसकी रिसोर्स लिस्ट क्या है, इसके नोड के फेजेस क्या हैं, फिर उसके बाद नोड की कंडीशन क्या है, नोड का एड्रेस क्या है। जब ये सही होगा रिसोर्स लिस्ट के अंदर इसको मैप करेगा। अच्छा, ये कहाँ से करेगा भाई, ये नोड की कंडीशन से आएगा। नोड की कंडीशन कैसे होगी, यहाँ पे आपको देखें ये लिखा आ रहा है नोड रेडी, नोड कंडीशन टाइप रेडी, ठीक है जी। तो ये रेडी स्टेट में जब आता है तो ये फिर आपके क्लस्टर का हिस्सा बनता है, एंड दिस नोड इज़ रेडी फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस। और ये नीचे आपकी कंडीशन है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन स्टेटस ट्रू है, फॉल्स है, अननोन है। तो अननोन से स्टार्ट होगा, फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा। जो ही ट्रू होगा तो रेडी स्टेट में जाएगा, तो ये रेडी स्टेट से ये बताएगा भाई कंडीशन ठीक है, ऊपर नोड स्टेटस में ये अपडेट करेगा, रिसोर्स लिस्ट के अंदर इसको मैप कर लेगा, और फिर नोड यहाँ पे बताएगा क्लस्टर को कि भाई हम रेडी स्टेट में मौजूद हूँ, मेरे पे वर्कलोड ऐड करो। वर्कर नोड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास कंटेनर पॉड के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है जी, और कंटेनर पॉड के अंदर पड़ा हुआ। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये नोड मास्टर है, सही है। ये ज़रा अगर आप देखें ना तो इसको यहाँ पे लिखा ये आ रहा है कि ये वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, फिज़िकल सर्वर भी हो सकता है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है जी। और ये आपका अगर लेट्स से इन्वायरमेंट चल रहा है तो ये आपके प्रोसेस ये है कि आपका नोड वर्कर होगा, ठीक है जी, वर्कर 1, वर्कर 2, और उसके अंदर आपके पॉड्स चल रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक सर्विस है डॉकर इन डॉकर या कुबरनेटिस इन डॉकर, तो ये उसका एक इमेज हमने लगाया है, काइंड के नाम से उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेनर लिखा आ रहा है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इसका सिंपल मतलब ये है कि ये आपके नोड का वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, फिजिकल मशीन भी, और कंटेनर भी हो सकता है जिसके अंदर ये आपकी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं नोड रजिस्ट्री। नोड रजिस्ट्री के बाद हम पॉज करेंगे। नोड रजिस्ट्री बेसिकली कीप ट्रैक रखने के लिए आपके नोड्स का, और ये सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसकी लिस्ट को फैच करता है। यहाँ हम स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर में यहीं से रिज्यूम करेंगे।